आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है और उसमें कमी क्या थी वो दिखा था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए जो मॉडल दिया उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं कि मॉडल दे दिया, उसने सबसे पहले एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग को उन्होंने क्या नाम दिया? उस प्रयोग को नाम दिया उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या नाम दिया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने से पूर्व एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग को क्या कहते हैं? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। हालांकि रदरफोर्ड बेसिकली एक टीचर भी थे, क्या थे? एक टीचर भी थे। तो उन्होंने ये प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने केवल इंस्ट्रक्शन दिए थे अपने दो शिष्यों को। उन दो शिष्यों का नाम मुझे मालूम नहीं है, शायद एनसीईआरटी में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली रदरफोर्ड एक सर भी थे, टीचर भी थे, उनके दो शिष्य थे। उन दोनों शिष्यों ने इनकी निगरानी में किनकी निगरानी में? रदरफोर्ड की निगरानी में एक प्रयोग किया और उसी प्रयोग को क्या नाम दिया? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। चूंकि वो सर थे, इन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा प्रयोग हो रहा था, इसलिए हम कहते हैं कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था अपना मॉडल प्रस्तुत करने से पूर्व, जिसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। अब बेसिकली सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस प्रकार से किया, फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने उससे निष्कर्ष क्या निकाला और इन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने जो हमारा परमाणु मॉडल दिया उसके बारे में बेसिकली अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली उनका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था। तो सबसे पहले यदि हमें प्रयोग को समझना है तो हमें समझनी पड़ेगी कि उन्होंने व्यवस्था किस प्रकार से की होगी। जैसे कि हम कोई भी प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज लगती है, आपकी नली लगती है, तो बहुत सारे तत्व लगते हैं, तो उनकी पहले व्यवस्था कर लेते हैं। आपकी टेबल लगती है, स्प्रिट लैंप लगता है, इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। तो उसी प्रकार से अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को भी करने के लिए कुछ व्यवस्था की जरूरत थी। उसी व्यवस्था को उन्होंने बकायदा बनाया था, वही व्यवस्था मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए, इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया था? एक तत्व लिया था। क्या लिया था? बेसिकली एक तत्व लिया था। ये हो गया आपका। इस प्रकार से उन्होंने क्या ले लिया था? तत्व ले लिया था। ये वाले तत्व को मैं यहां ले लेता हूं जिससे कि प्रायोगिक व्यवस्था में अच्छे से समझा पाओ। इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया था? एक ऐसा एक तत्व लिया था और ये जो तत्व था वो कैसा तत्व था? रेडियो एक्टिव तत्व था। कौन सा था? बेसिकली रेडियो एक्टिव तत्व था, जो कि अपने में से कौन सी किरणें निकाल सकता था? अल्फा किरणें निकाल सकता था। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव तत्व कैसे तत्व होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिसमें से अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा विकिरणें निकलती है। इन्होंने इस प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व लिया जिसमें से कि केवल अल्फा किरणें ही निकले। अब देखिए, ये जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व है ये अपने चारों ओर क्या करेगा? अल्फा किरणें निकालेगा अपने चारों ओर से, यहां से भी, 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 चारों ओर से अल्फा किरणें निकालेगा। लेकिन हमें केवल इस दिशा में क्या चाहिए? अल्फा किरणें चाहिए थी। तो हम यहाँ क्या लगा देते? इस प्रकार से आपका एक बॉक्स लगा देते। बेसिकली क्या लगा देते हैं? इस प्रकार से एक बॉक्स लगा देते हैं आपका। ओके, और ये जो बॉक्स होता है वो किसका बना होता है? बेसिकली आपका लेड का बना होता है। ये जो बॉक्स होता है वो किसका बना होता है? लेड का बॉक्स होता है बेसिकली। तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व अपने चारों ओर किरणें न बिखरे, केवल इसी डायरेक्शन में बिखरे, इसलिए हमने एक लेड का बॉक्स इसके चारों ओर रख दिए जिससे कि आप किरणें सामने ही जाएगी। तो आप देखिए, आपकी किरणें जो है इस प्रकार से क्या होगी? अब गुजरना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए हमें बेसिकली इस तत्व में से कौन सी किरणें निकल रही है? अल्फा किरणें निकल रही है। तो इन विकिरणों का नाम क्या है? अल्फा किरण निकल रही है। तो बेसिकली हमें किरणों का पुंज चाहिए था। क्या चाहिए था? किरणों का पुंज चाहिए था। तो हमने क्या किए? इस प्रकार से कंक्रीट की दीवार बनाए। बेसिकली क्या किए? हमने इस प्रकार से आपकी कंक्रीट की दीवार लिए, और ये जो कंक्रीट की दीवार है इसे आप स्लिट भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? स्लिट जैसे भी। तो हमने इस प्रकार की क्या लिए? बेसिकली एक कंक्रीट की दीवार लिए। अब ये कंक्रीट की दीवार क्या करती है? ये जो आपका अल्फा किरणें जो कि दूर दूर है, इन्हें समूह के रूप में ला देती है और इस प्रकार से एकदम यहाँ से एकदम समूह के रूप में ऐसे अल्फा किरणें निकलने लगती है, एकदम पास पास होती है। बेसिकली देखिए, पहले क्या रहती है? ऐसे फैल फैल क्या रहती। अब जैसे मैंने स्लिट लगा दिया तो अल्फा किरणों का पुंज बन गया। इसे बेसिकली क्या कहते हैं? अल्फा किरणों का पुंज कहते हैं। ये जो है इसे क्या कहते हैं?
पुंज कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, वो रेडियो एक्टिव तत्व ने चारों ओर किरणें बिखेर सकता था, हमें केवल सामने की ओर चाहिए थी, तो हमने लेड का बॉक्स लगा दिया। उसके बाद बेसिकली हमें अल्फा किरणों का पुंज चाहिए था, तो हमने इस प्रकार से कंक्रीट की दीवार लगा दी है, जिसे आप एक स्लिट के रूप में भी समझ सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कर लिए, एक सोने की पन्नी ले लिए। कैसी पन्नी ले लिए, एक सोने की पन्नी ले लिए। कौन सी पन्नी लिए, सोने की पन्नी लिए। और जो सोने की पन्नी थी बहुत ही पतली थी, बहुत ही सोने की पतली पन्नी लिए, सोने की पतली पन्नी लिए। अब देखिए हमने पन्नी लिए तो लिए सही, सोने की पतली पन्नी क्यों लिए, तो देखिए ये जो आपका प्रयोग कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, सबसे पहले ये समझिए, उसके बाद आप कारण समझ पाएंगे सोने की हम पतली पन्नी क्यों लिए, कॉपर की क्यों नहीं लिए, पहले समझिए। देखिए रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत क्यों किया, क्योंकि उन्हें परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति बतानी थी। तो यदि वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति यदि बताना चाहते हैं तो उन्हें क्या चाहिए था, एक परमाणु चाहिए था। अब परमाणु का आकार कितना होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो बताइए परमाणु को क्या वो लेके यहाँ पर रख सकते थे, नहीं, वो तो इतना सूक्ष्म होता है। तो उन्होंने क्या किए, इस प्रकार से एक पन्नी लिए, इस प्रकार से पन्नी लिए जो कि हूबहू परमाणु की भांति कार्य करे। किसकी भांति कार्य करे, परमाणु की भांति कार्य करे। अब देखिए ये ऐसा क्यों, देखिए जैसे कि आपका कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली देखिए ये हो गया आपका परमाणु, ये हो गया आपका एक परमाणु। अब क्या ये आपका पदार्थ बन गया, नहीं। जब ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलते हैं, जब ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो आपके किसका निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण इस प्रकार से होता है। क्या पदार्थ बन गया, नहीं। ये हो गई आपकी कौन सी परत, ये हो गई आपकी पहली परत। इसके ऊपर इसी के समान जस्ट दूसरी परत आएगी, ऐसे दूसरी परत आएगी, फिर तीसरी परत आएगी, फिर चौथी परत आएगी, ऐसी परत बाय परत, परत बाय परत, परत बाय परत चढ़ते जाएगी, तब आपका एक संपूर्ण क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। इस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि या ये हो गया आपका परमाणु। जब ऐसे बहुत सारे परमाणु आपके मिले तो आपका क्या बने, पहली परत बनी। अब इसके ऊपर यदि मैं और एक परत रख देता हूं इस प्रकार से, तो बताइए जैसे मैंने दूसरी परत रख दिया, अब इसी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आप इन दो परतों को क्या समझ लीजिए, पदार्थ समझ लीजिए। ओके, तो मैंने इस प्रकार से कोई पदार्थ ले लिया। अब बेसिकली यदि मैं जो आपका पदार्थ है वो आपकी कोई पन्नी रहती, मान लेते कॉपर की पन्नी है। कौन सी पन्नी है, कॉपर की पन्नी। तो देखिए कॉपर की पन्नी ऐसी रहती है। अब यदि मैं सीधे कॉपर की पन्नी को यहां पर लेता हूं, कॉपर की यदि मैं पतली पन्नी को भी लेता हूं, तो आपको सीधे परमाणु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जो आपका कॉपर होता है उसकी आघातवर्धनीयता कम होती है। आघातवर्धनीयता का कम मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी भी वस्तु को मारते हैं तो यदि वो बहुत अधिक बड़ा होता है तो आघातवर्धनीयता ज्यादा। लेकिन यदि किसी वस्तु को मारने पर अर्थात उसे हथौड़े से मारने पर यदि वो कम फैल रहा है, मतलब कम फैल रहा है, कम बढ़ रहा है, तो उसकी आघातवर्धनीयता कम होती है। तो बेसिकली देखिए जो सोने की जो पन्नी रहती है, तो बेसिकली उसे आप जितना अधिक मारोगे वो उतना अधिक क्या होगी, फैलेगी। जैसे कि देखिए यदि मैं बात करूं सोने की पतली पन्नी है, अब इसके मैंने हथौड़ा मारा तो ये ऐसी होगी, और मारा ऐसी होगी, और मारा ऐसी होगी, देखते जाए, और मारा ऐसी होगी, और मारा ऐसी होगी, और मारा ऐसी होगी, और मारा ऐसी होगी, और मारा ऐसी होगी। बेसिकली ये आपका गैप नहीं बनेगा, तो गैप इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मेरी अंगुली का है, मेरा हाथ इस प्रकार से है। हालांकि आपका भी हाथ ऐसे होता है, लेकिन यदि मैं पेज की सहायता से समझाता तो और समझ पाता। तो देखिए सोने की पतली पन्नी में फैलने का गुण बहुत रहता है। तो देखिए इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, और मारूंगा दूर, और मारूंगा और दूर, और मारूंगा और दूर। तो देखिए बेसिकली जो कि पहली परत थी वो जस्ट आ जाएगी, और पहली परत में जो आपका यहाँ परमाणु था उस परमाणु पर सीधे आपका क्या पड़ पाएगी, अल्फा विकिरणें पड़ पाएगी। तो हमें जो भी प्रयोग मिलेगा अब किसके आधार पर मिलने वाला है, उस परमाणु के आधार पर मिलने वाला है। हालांकि हमने सोने की पतली पन्नी तो ली है, लेकिन वो सोने की पतली पन्नी, सोने में ऐसी खासियत होती है कि आप जितना उसे तोड़ेंगे, वैसे ऐसा था जितना तोड़ेंगे वो उतना ही क्या होते जाएगी, फैलते जाएगी, फैलते जाएगी, फैलते जाएगी, फैलते जाएगी, फैलते फैलते ऐसे आ जाएगी कि उसकी हमें पहली परत ही मिल जाएगी। और पहली परत में यहाँ क्या होगा, परमाणु होगा, और बेसिकली उसी पर क्या पड़ रही है, आपकी अल्फा विकिरणें पड़ रही। जबकि यदि मैं बात करूं कॉपर की, तो बेसिकली आपका कॉपर इस प्रकार से रहता है। अब यदि मैं कॉपर को मारता हूं तो उसकी आघातवर्धनीयता उतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे मैं कॉपर मारा इतना होगा, और मारा इतना होगा, और मारा इतना होगा। लेकिन यदि मैं इसके बाद और अधिक मारता हूं तो अब ये नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि इसकी आघातवर्धनीयता बेसिकली क्या होती है, कम होती है। अब यदि मैं सोने की पतली पन्नी के स्थान पे कोई भी
पदार्थ का उपयोग करता हूं तो बेसिकली उसकी आघातवर्धीनता कम होती है। आघातवर्धीनता का कम होने का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को आघात करते हैं तो वर्ध्य यदि अधिक होता है तो उसकी आघातवर्धीनता अधिक मानी जाती है, और यदि वर्ध्य, वर्ध्य का मतलब होता है बढ़ना, और यदि वो कम बढ़ता है तो उसकी आघातवर्धीनता कम मानी जाती है, अधिक बढ़ता है तो अधिक मानी जाती है। तो सोने में खासियत होती है कि आप जितना उसे मारेंगे वो उतना क्या हो सकता है, फैल सकता है, जितना मारेंगे उसे फैल सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी पन्नी को काम में लिए, सोने की पतली पन्नी को काम में लिए, क्योंकि उसमें आघातवर्धीनता बहुत अधिक होती है। अब जितना अधिक मारोगे उतना ही पतला होगा, और पतला पतला होते हैं हमें पहली परत मिल जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए ये क्या हो गई, बहुत सारी ये आपकी सोने की पतली पन्नी है, इस प्रकार से सोने की पतली पन्नी है ये, और इसके बाद बहुत सारी परत है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत। अब जैसे इसको मारना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये वाली परत क्या होगी आपकी, फैल जाएगी ऐसे आगे की ओर। ये वाली परत और मारोगे तो ये वाली जो परत है वो भी क्या हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी ऐसे। तो देखिए ये क्या होता है इसमें, ये आप जितना मारोगे ये जो आपकी परत है उतना ही क्या करेगी, ऐसे फैलना स्टार्ट करेगी, और धीरे धीरे हमें पहली परत क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बेसिकली हम जो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, उन्होंने सोने की पतली पन्नी को काम में लिया ताकि जो कि अल्फा विकिरण पड़े वो कहां पर पड़ पाए, सीधे परमाणु पर ही आरोपित हो पाए। ओके, सीधे कहां पर पड़ पाए, सीधे परमाणु पर ही आरोपित हो पाए। अब बेसिकली तो अल्फा विकिरणों किस पर आरोपित होगी, सोने की पतली पन्नी पर आरोपित होगी। अब जैसे आपकी अल्फा विकिरण सोने की पतली पन्नी पर आरोपित होगी, मतलब कहां पर आरोपित होगी, परमाणु पर आरोपित होगी, तो ये क्या होगी, चारों दिशाओं में फैल जाएगी। अब बेसिकली अल्फा विकिरण को तो हम देख नहीं सकते बेसिकली, तो यदि हमें पता करना कि वो कहां फैलेगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इस प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। अब बेसिकली यहां से जो आपकी अल्फा किरण टकराएगी वो बेसिकली कभी यहां फैलेगी, यहां फैल सकती है, यहां फैल सकती है। अब कहां फैलेगी हमें नहीं मालूम, यहां फैल सकती है। तो जैसी वो टकराएगी, जैसी फैलेगी, तो जहां पर भी वो फोटोग्राफिक प्लेट से टकरा जाएगी वहां पर क्या बन जाते हैं, इस प्रकार से धब्बे बन जाते हैं। वहां पे इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, आपके धब्बे बन जाते हैं। ओके, तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट की खासियत होती है कि यदि इसमें से कोई भी प्रकाश किरणें टकराती है तो बेसिकली वहां पर धब्बा बन जाता है, एक फ्लैश बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमें अल्फा विकिरण यहां से टकराएगी, उसके बाद वो कहां जाएगी, तो बेसिकली उसके हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है। और जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, आपकी जिंक सल्फाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की बनी होती है। अब बेसिकली जहां भी अल्फा विकिरण टकराएगी वहां पर हमें फ्लैश देखने मिलेगा। और ये जो आपका होता है ना फोटोग्राफिक फिल्म, यहां तो लगी होती है, साथ ही साथ यहां पर भी इस प्रकार से लगी होती है आपकी, ये यहां पर भी लगी होती है। तो दोनों ओर क्या लगी होती है, आपकी फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है। तो ये था इनका प्रायोगिक व्यवस्था, मतलब कि इन्होंने अपने प्रयोग को करने के लिए ये वाली संपूर्ण क्या किए थे, व्यवस्था की थे। मैं फिर से समझा देता हूँ, एक हम एक ऐसा तत्व लेते हैं जो कि रेडियोएक्टिव होता है और उस रेडियोएक्टिव तत्व में से अल्फा विकिरण निकल सकती है। अब विकिरण चारों ओर न फैले इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइट का बॉक्स लगा दिया। अब बेसिकली अल्फा विकिरण सीधे जा रही है, अब हमें किरणों का पुंज चाहिए था तो हमने इस प्रकार से आपकी कंक्रीट की दीवार लगा दी जिसे स्टेडी भी कहते हैं। अब किरणों का पुंज बन गया, अभी सीधे किरणों का पुंज परमाणु से टकराएगा। अब बेसिकली हमें इस प्रकार से आपका कोई पदार्थ लेना था जो कि हमें सीधे परमाणु को दे दे, सीधे हमें परमाणु से मिला दे। तो हमने सबसे अच्छा क्या सोचे, सोने का सोचे, क्योंकि सोने में आघातवर्धनता बहुत अधिक होती है तो उसे उसकी हम पहली परत प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पहली परत प्राप्त करने में हम सफल हो गए तो बेसिकली हमें परमाणु के दर्शन हो जाएंगे, तो हमें परमाणु से सीधे टकराएगी, उसके बाद अल्फा विकिरण फैलेगी। अब अल्फा विकिरण तो हम देख नहीं सकते तो हम प्रेक्षण कैसे करेंगे फिर, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा देते हैं। उस फोटोग्राफिक फिल्म पे यदि अल्फा विकिरण टकराएगी तो हमें वहां पे फ्लैश ना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लगा देते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। और ये फोटोग्राफिक फिल्म किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की बनी होती है। तो इस प्रकार से ये क्या थी, इनकी प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब इन्होंने इस प्रकार से प्रायोगिक व्यवस्था की, अपनी व्यवस्था की, उसके बाद इन्होंने कुछ प्रेक्षण किया। उस प्रेक्षण के बारे में अब हम देखने वाले हैं। देखिए, तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं, जो आपने रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत करने के लिए जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें जो हमें प्रेक्षण प्राप्त होता, अब हम वो देखने वाले। तो देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पर, जिससे कि आपको वो जो आपका बड़ा डायग्राम था वो देखिए, वो बड़ा डायग्राम था तो उस डायग्राम को रखते हुए मैं आपको प्रेक्षण भी नहीं समझा सकता था और आपके निष्कर्ष भी नहीं समझा सकता था और फिर जो मॉडल बना वो भी नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया।
हम यहाँ पर प्रेक्षण देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। यहाँ मैं एक छोटा सा आपका डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं कि हो गया आपका एक तत्व हो गया रेडियोएक्टिव तत्व, यहाँ पर क्या लगा रहता है आपका इस प्रकार से एक लेड का बॉक्स लगा रहता है। ओके, अब यहाँ से क्या निकलती है, अल्फा विकिरण इस प्रकार से निकलती है। अब यहाँ पर क्या लगी होती है, कंक्रीट की दीवार लगी होती है इस प्रकार से, ताकि यहाँ क्या बन पाए, एक प्रकार से किरणों का पुंज बन पाए। ये जो किरणों का पुंज है वो किससे टकराता है, सोने की पतली पन्नी से टकराता है, और सोने की पतली पन्नी से जैसे टकराता है तो यहाँ पर क्या लगी होती है आपकी इस प्रकार से फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है। इस फोटोग्राफिक फिल्म पर जैसे आपकी अल्फा विकिरण क्या होगी, आपकी टकराएगी तो वहां पर फ्लैश देखने मिलेगा, और ये फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पर भी लगी होती है। और ये जो आपकी लगी होती है फोटोग्राफी फिल्म ऐसे चारों ओर से लगी हुई रहती है, यहाँ पर भी लगी रहती है, यहाँ पर भी लगी होती है। ओके, तो और एक बात याद रखिएगा, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया कराई जाती है वो कहाँ कराई जाती है, निर्वात चैम्बर में कराई जाती है। कहाँ पर कराई जाती है, निर्वात चैम्बर में कराई जाती है। ये संपूर्ण व्यवस्था थी। निर्वात चैम्बर का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहां पर वायु बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी वहां पर वायु ना हो। तो इस प्रकार के चैम्बर में हम ये वाला प्रयोग क्या करते हैं, करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रेक्षण प्राप्त हुआ कि जो अधिकांश अल्फा कण थे, जो अधिकांश अल्फा कण थे वो पन्नी के आर पार सीधा चले गए। तो पहला प्रेक्षण क्या था, जो रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने देखे थे कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। मतलब कि ये जो आपके अल्फा कण आ रहे थे बेसिकली वो क्या हुए, ये जो आपके अधिकांश अल्फा कण जो आ रहे थे वो पन्नी से टकराए इस प्रकार से और पन्नी के आर पार सीधे चले गए, और यहाँ पर हमें क्या देखने मिला, फ्लैश देखने मिला। अब हमने कैसे पहचाने, ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ से विकिरण से गुजारे गई आपकी और यहाँ पर फ्लैश दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है कि जो अधिकांश अल्फा कण है वो पन्नी के आर पार सीधा चले गए। पहला प्रेक्षण उन्होंने देखा। दूसरा देखा कि जो कुछ अल्फा कण थे, कुछ अल्फा कण थे वो क्या हुए, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। जो उनका मार्ग था उससे विक्षेपित हो गए। विक्षेपित होने का अर्थ होता है मुड़ना, अपने मार्ग से मुड़ गए। मतलब कि यदि आप ऐसे यहां से समझना चाहे तो आपकी कुछ अल्फा विकिरणें ऐसे आ रही थी, तो कुछ अल्फा विकिरणें तो सीधे ही चले गए, लेकिन कुछ किरणें ऐसे मुड़ गई, यहाँ पर हमें फ्लैश देखने मिला। कुछ ऐसे मिल गई और यहाँ पर हमें क्या देखने मिला, फ्लैश देखने मिला। यदि मैं आपको एक परमाणु की सहायता से समझाना चाहूं तो आपका ये क्या हो गया, इस प्रकार से परमाणु है, और ये क्या समझ सकते हैं आपका इस प्रकार से आपका ये वाला स्लिट है, मतलब कि ये वाला स्लिट है, यहाँ क्या है, पर्दा है। तो देखो क्या हुआ, पहली बार तो जो अल्फा विकिरण थी, कुछ अल्फा विकिरण सीधे चले गए जिससे कि हमें धब्बा देखने मिला। कुछ अल्फा विकिरण बेसिकली क्या हुआ कि अपने मार्ग से क्या हो गई, इस प्रकार से विचलित हो गई। कुछ अल्फा विकिरण अपने मार्ग से क्या हो गई, इस प्रकार से विचलित हो गई, वो हमें देखने मिला। और तीसरा जो हमें देखने मिला, लगभग 20,000 अल्फा कण में से, कितने अल्फा कण में से, 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण अपने मार्ग में वापस आ गया। एक अल्फा कण वापस आ गया, अपने ही मार्ग में वापस आ गया। अब अपने ही मार्ग में वापस आ गया, इसकी जानकारी हमें कैसे हुई, देखिए कुछ अल्फा कण यहाँ से ऐसे किरणों का पुंज आया था, सोने की पतली पन्नी से टकराया, कुछ अल्फा कण सीधे चले गए, सीधा फ्लैश प्राप्त हुआ। कुछ यहाँ फ्लैश प्राप्त हो तो हमने ये सोचे कि कुछ अल्फा कण, जो कुछ अल्फा विकिरण थे अपने मार्ग से क्या हो गए, बेसिकली विक्षेपित हो गई। इसे आप कण बोले या विकिरण बोले, बात आपकी वही है। ओके, कण बोले या विकिरण बोले, बात वही है। और एक लगभग 20,000 अल्फा विकिरण या कण में से एक आपका कण या विकिरण ऐसी थी जो कि बेसिकली यहां से टकराई और वापस पीछे आ गई, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, धब्बा मिलता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ जो आपकी अल्फा विकिरण थी वो सोने की पतली पन्नी से टकराए और उनका जो आपका फ्लैश था वो कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब धब्बा पीछे प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि कुछ जो आपके 20,000 अल्फा कण में से जो एक अल्फा कण था वो वापस अपनी मार्ग से वापस लौट गया, इस प्रकार से। तो इन्होंने 3 प्रेक्षण देखे। सबसे पहले उन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था इस प्रकार से की थी, उन्होंने ये देखे कि जो कुछ अल्फा कण थे वो पन्नी के आर पार सीधा चले गए, कुछ नहीं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण इस प्रकार से गया और एक अल्फा कण अपने मार्ग में क्या गया, वापस आ गया। एक जो अल्फा कण था वो क्या हो गया, अपने ही मार्ग में वापस आ गया। अब इन प्रेक्षण के आधार पे, ये जो आपके प्रेक्षण थे, इन प्रेक्षण के आधार पे कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाले। अब हम उसी निष्कर्ष को देखने वाले हैं। देखिए इन्होंने इन 3 प्रेक्षण के आधार पे अपने 3 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष उन्होंने पहले प्रेक्षण से निकाले। देखिए क्या था कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। मतलब कि बेसिकली यदि मैं बनाना चाहूं तो यदि आपका क्या हो, इस प्रकार से परमाणु हो, तो
जो अधिकांश अल्फा कण थे, बेसिकली यहां से आपके क्या आ रहे थे, अल्फा कण आ रहे थे, वो पन्नी के आर पार सीधा चले गए। पन्नी के आर पार क्या हो गए, सीधा चले गए। पन्नी के आर पार क्या हो गए, सीधा चले गए। पन्नी के आर पार क्या हो गए, सीधा चले गए। मतलब कि जो आपके बेसिकली अल्फा कण थे, कुछ अल्फा कण पन्नी के आर पार क्या चले गए, सीधे चले गए। अब देखिए, यदि कुछ अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए आपका एक कमरा है और उस कमरे में कुछ नहीं रखा है, और यदि वहां से लोग गुजरेंगे तो वो एकदम सीधे सीधे गुजर जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं रखा है। जैसे कि आपकी एक रोड है, खाली रोड है, बिल्कुल खाली रोड है, तो वहां से जो वाहन गुजरेंगे वो एकदम सीधे सीधे गुजरेंगे, क्योंकि रोड खाली है। लेकिन यदि वहां पर लोग होंगे तो मुड़ना पड़ेगा बार बार। तो उसी प्रकार से जो आपकी कुछ अल्फा कण थे, अधिकांश अल्फा कण थे, पन्नी के आर पार सीधा चलेगा। मतलब बोल सकते हैं कि परमाणु का जो ये वाला भाग रहता है वो क्या होता है, खाली होता है। तो उन्होंने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, आपका खाली होता है, रिक्त होता है। ये था इनका पहला निष्कर्ष, पहले प्रेक्षण के आधार पे। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाले उन्होंने अपने दूसरे प्रेक्षण के आधार पे, कि कुछ अल्फा विकिरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। मतलब कि आपकी कुछ अल्फा विकिरण ऐसे आ रही थी, अपने मार्ग से इधर चली गई। कुछ अल्फा विकिरण ऐसे आ रही थी, अपने मार्ग से ऐसे चले गई। उन्होंने ये प्रेक्षण निकाले। कैसा प्रेक्षण निकाले, इस प्रकार से आपका उन्होंने प्रेक्षण निकाले। अब इस प्रेक्षण से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला वो देखेंगे। बेसिकली देखिए, जो कि अल्फा, बेसिकली ये जो है ये कौन सी विकिरण है, अल्फा विकिरण है। और अल्फा विकिरण कैसी विकिरण होती है, धनावेशित विकिरण होती है। हमेशा याद रखिए, जो अल्फा विकिरण होती है वो कैसी होती है, धनावेशित विकिरण होती है। अब बेसिकली आपकी अल्फा विकिरण इस प्रकार से आ रही है। अब कुछ अल्फा विकिरण तो सीधे चले गए, मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, लेकिन कुछ अल्फा विकिरण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, यानी अपने मार्ग से मुड़ गए। अब इसका कारण क्या है, इसका एक ही कारण हो सकता है कि मान लीजिए आपका क्या हो, इस प्रकार से नाभिक हो और आपकी एक अल्फा विकिरण इस प्रकार से आ रही है। बताइए नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश पाया जाता है। अब ऐसे आपका इस प्रकार से अल्फा विकिरण है, इस पर भी धनावेश है। तो जैसे ये वाला नाभिक आपका ये वाले अल्फा विकिरण को देखेगा तो दोनों क्या है, धनावेशित है। तो ये एक धनावेश दूसरा धनावेश एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। तो ये वाला जो धनावेश है इसे क्या कर देगा, उधर की ओर ढकेल देगा बेसिकली। उसी प्रकार से नीचे से भी ऐसे अल्फा विकिरण आ रही है, ये भी धनावेशित है और ये नाभिक भी धनावेशित है। जैसे धनावेशित भाग आस पास में आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे कि आपके अल्फा विकिरण ऐसे चलेंगे जो कि आप देख रहे हैं। मतलब दूसरे प्रेक्षण से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, दूसरे प्रेक्षण से कुछ अल्फा विकिरण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। इन्होंने ये निकाला कि बेसिकली आपका जो केंद्र होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है, उस परमाणु के केंद्र में क्या स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है। क्या स्थित होता है, बेसिकली नाभिक स्थित होता है। उन्होंने अपने दूसरे प्रेक्षण से निकाला। ऑब्वियस सी बात है, देखिए बीच में कहीं ना कहीं तो नाभिक होगा, इस प्रकार से बीच में कोई ना कोई नाभिक तो होगा ही। तभी तो बेसिकली जैसे अल्फा विकिरण जो कि धनावेशित है, जैसे यहां पर आई मुड़ गई, जैसे यहां पर आई मुड़ गया। अब आप सोचे होंगे कि यहां पर ये भी तो धनावेशित है, लेकिन देखिए इस धनावेश और इन अल्फा विकिरणों के बीच की दूरी अधिक है, तो ये बेसिकली उतना प्रतिकर्षित नहीं करेगा और आपकी अल्फा विकिरण सीधे चल जाएगी। लेकिन यदि मैं यहां बात करूं तो अल्फा विकिरण धनावेशित है, पास भी है, तो क्या करेगा, जैसे यहां पर आएगी आपकी अल्फा विकिरण, ये भी प्लस है, ये भी आपकी पॉजिटिव है, क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। जैसे ही प्रतिकर्षित करेगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, इस प्रकार से मुड़ जाएगी। तो उन्होंने दूसरे प्रेक्षण के आधार पे निष्कर्ष दिया कि जो परमाणु का जो केंद्र होता है वहां पर क्या स्थित होता है, धनावेशित भाग स्थित होता है। क्या स्थित होता है, बेसिकली नाभिक स्थित नहीं होता। उन्होंने कहा था एक धनावेशित भाग स्थित होता है। कौन सा भाग स्थित होता है, धनावेशित भाग स्थित होता है। और इसी धनावेशित भाग को इन्होंने क्या नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रेक्षण था, बेसिकली जो आपका तीसरा प्रेक्षण था, 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण वापस आ गया। इस तीसरे प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला कि देखिए यहां से आपकी अल्फा विकिरण जा रही थी इस प्रकार से, और एक अल्फा विकिरण लगभग 20,000 में से एक अल्फा विकिरण या कण कहे, बात वही है, कोई अंतर नहीं है, एक कण कहे या एक विकिरण कहे, यहाँ पर विकिरण लिखना उचित होगा। आप एग्जाम में विकिरण लिखिएगा, कण ना लिखिएगा, हालांकि बात वही होती है, लेकिन आप विकिरण ही लिखिएगा। देखिए जो आपकी लगभग 20,000 अल्फा विकिरण में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग में क्या आ गई, वापस आ गई। लगभग 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा विकिरण अपने ही मार्ग में क्या आ गई, वापस आ गई। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपका इस प्रकार से नाभिक है। अब इस नाभिक से
बेसिकली आपका इस प्रकार से आपका नाभिक है। अब एक अल्फा विकिरण ऐसे आ रही है सामने से, देखिए सबसे पहले तो आपकी अल्फा विकिरण ऐसे आ रही थी, तो देखिए इस प्रकार से कुछ अल्फा विकिरण, ये है नाभिक, ये आपकी अल्फा विकिरण। तो अधिकांश अल्फा विकिरण पन्नी के आसपास सीधे चले गए, क्यों? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा क्या था, कुछ अल्फा विकिरण आई और यहाँ से टकरा के इधर चली गई। क्यों चले गई? क्योंकि ये बेसिकली इसके पास है और ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित, तो जैसे यहाँ पर आता है प्रतिकर्षणकारी, ऐसी विक्षेपित हो जाती है। लेकिन एक अल्फा विकिरण ऐसे आती जो कि आई और वापस टकरा के उसी दिशा में चली गई, वापस टकरा के उसी दिशा में चली गई। इसका क्या निष्कर्ष निकला है, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये निकलता है कि जो आपका नाभिक होता है ना, जहां पर धनावेशित भाग होता है, वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होता है। अब अत्यंत सूक्ष्म, ये कैसे निष्कर्ष निकालिए? ऑब्वियस सी बात है, यदि मान लो आपका नाभिक इतना साना रहते हुए इतना बड़ा रहता, मान लेते इतना बड़ा रहता, तो आपकी एक अल्फा विकिरण वापिस नहीं जाती, दो जाती या तीन जाती या चार जाती या पांच जाती, लेकिन टकराई और एक ही अल्फा विकिरण वापस गए। 20,000 अल्फा विकिरण, सोचिए कितना बड़ा आकार होता है 20,000। यदि मैं 10 की बात करूं तो कितनी विकिरण हो जाती, तो 20,000 अल्फा विकिरण में से केवल एक ही विकिरण वापस आ रही। इसका मतलब तो एक ही कि जो आपका नाभिक है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जिस कारण बताइए 20,000 अल्फा विकिरण गई, उसमें से केवल एक ही अल्फा विकिरण वापस आई, मतलब नाभिक आपका छोटा है। यदि नाभिक आपका बड़ा होता तो लगभग 20,000 भेजे तो उसमें से 15 तो वापस आती, लेकिन नाभिक का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, नाभिक का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिस कारण से 20,000 में से एक ही अल्फा विकिरण क्या आई, वापस आई। तो उन्होंने तीसरे प्रेक्षण के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक का जो आकार होता है वह अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म होता है। तो बेसिकली उन्होंने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 प्रेक्षण निकाले और उन 3 प्रेक्षण के आधार पर पहला निष्कर्ष निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश परमाणु सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, जिससे उन्होंने निकाला कि जो आपका केंद्र रहता है वो बेसिकली वहां धनावेशित भाग होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो नाभिक होता है वो अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है, जिस कारण से 20,000 अल्फा विकिरण में से एक अल्फा विकिरण ही वापस आती है। उन्होंने क्या निकाले, इस प्रकार से 3 निष्कर्ष निकाले। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत करने से पूर्व अपने शिष्यों के साथ एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं। उस प्रकीर्णन में क्या होता है, आपका एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है, उसके चारों लेड का बॉक्स होता है, ताकि विकिरण चारों ना हो सके, एक ही दिशा में आपकी गमन कर सके। उसके बाद बेसिकली उसका पुंज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिट लेते हैं, ये मैं प्रयोग बता रहा हूँ, स्लिट लेते हैं और स्लिट में से अल्फा विकिरण का पुंज बन जाता है, उससे हम सोने की पतली पन्नी में से गुजारते हैं, जिससे कि जो आपके अल्फा विकिरण है वो सीधे कहां पर पड़े, परमाणु पर ही आरोपित हो। तो और क्या कर देते हैं हम, आगे भी और पीछे भी इस प्रकार से क्या लगा देते हैं, आपका फोटोग्राफी फिल्म, कि जहां से यदि अल्फा विकिरण उस फोटोग्राफी फिल्म से टकराती है तो हमें धब्बे मालूम चल सके। नहीं तो अल्फा विकिरण तो दिखते नहीं, अल्फा विकिरण दिखते नहीं तो हम प्रेक्षण कहां से लेंगे, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, फोटोग्राफी फिल्म लगा देते हैं, ताकि अल्फा विकिरण यदि फोटोग्राफी फिल्म से टकराती है तो हमें धब्बे देखने मिल जाएंगे, और धब्बे मिलेंगे तो प्रेक्षण ले सकते हैं। उसके आधार पर 3 प्रेक्षण लेके अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आवाज सीधे चले गए। निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इस प्रकार से दूसरा, कुछ अल्फा विकिरण अपने मार्ग से विचलित हो गए। निष्कर्ष क्या निकाला कि जो केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। तीसरा क्या निकाले, 20,000 अल्फा विकिरण में से एक अल्फा विकिरण वापस आ गई। वापस आ गई इसका मतलब होता है कि आपका बीच में कहीं, मतलब बीच में तो हो गई, ये तो हमें दूसरे से मालूम चल गया क्योंकि विक्षेपित हुई थी। बेसिकली क्या होती है, विक्षेपित हुई थी, लेकिन इससे हमें मालूम क्या चला कि नाभिक आपका बहुत ही छोटा होता है, तभी तो एक ही आ वापस, नहीं तो 15 आती, 20 आती, कुछ ना कुछ तो आती ना 20,000 में से, लेकिन बहुत ही छोटा है, इसलिए कितने आई, केवल एक ही वापस आई। तो उन्होंने ये देख ली प्रायोगिक व्यवस्था, हमने प्रेक्षण देख लिए और उनका निष्कर्ष देख लिए। अब इन निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब बेसिकली इस परमाणु मॉडल को बताने से पहले मैं आपके सामने इस नाभिक के आकार को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। देखिए, यदि आप नाभिक को समझना चाहते हैं कि नाभिक कितना होता है, तो देखिए आपने एक फुटबॉल का ग्राउंड देखा, ये मान लीजिए क्रिकेट का ग्राउंड देखा, तो उसमें जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, यदि उस क्रिकेट को ग्राउंड को आप क्या मान लेते हैं, परमाणु मान लेते हैं, उस क्रिकेट के ग्राउंड को यदि आप क्या मान लेते हैं, परमाणु मान लेते हैं, तो उसमें जो बेसिकली आपकी चींटी होगी, बेसिकली यदि उस उतने बड़े क्रिकेट के ग्राउंड में यदि वहां पर एक चींटी होगी, तो वो चींटी क्या है, आपका नाभिक है। तो चींटी क्या है, आपका नाभिक है। तो देखिए इतने बड़े क्रिकेट ग्राउंड में, इतने बड़े क्रिकेट ग्राउंड में चींटी कितनी छोटी है, सोच के देखिए। तो वैसा ही परमाणु को यदि आप क्रिकेट का ग्राउंड मान लेते हैं, नाभिक को यदि चींटी से मान लेते हैं, तो देखिए नाभिक का आकार कितना छोटा होता है, जैसे कि इतने बड़े क्रिकेट स्टेडियम में किसका आकार होता है, चींटी का आकार होता है। किसका आकार होता है, चींटी का आकार होता है। तो नाभिक क्या होता है, इतना सूक्ष्म होता है, इसलिए तो एक ही अल्फा कण
वापस आई है। ओके, तो इस प्रकार से हमने प्रेक्षण देख लिया, निष्कर्ष देख लिया। अब इन निष्कर्ष के आधार पर जो मॉडल प्रस्तुत हुआ अब हम वो देखेंगे। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, जो कि उन्होंने निष्कर्ष के आधार पे प्रस्तुत किए। उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होता है, जो आपका परमाणु होता है, उसका समस्त धनावेश और जो समस्त द्रव्यमान रहता है, बेसिकली ये जो आपका परमाणु है, ये जो इस प्रकार से आपका परमाणु है, इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान मतलब समस्त भार और समस्त धनावेश इसके केंद्र में स्थित होता है, उसके केंद्र में स्थित होता है। और उस केंद्र को इन्होंने क्या नाम दिए? नाभिक नाम दिए। और उन्होंने ये कहा कि इस केंद्र में ही संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश उपस्थित रहता है और बाकी जितना भी स्थान होता है वो क्या होता है? रिक्त होता है। तो बेसिकली ये जो आपका नाभिक है, इसी में संपूर्ण द्रव्यमान होगा, इसी में सब कुछ क्या होगा? इस परमाणु का अधिकांश धनावेश होगा, अधिकांश के पूरा ही धनावेश यहाँ होगा, पूरा ही द्रव्यमान यहाँ पर होगा। और बाकी जितने भी रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? इस प्रकार से आपके चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से क्या लगाते रहते हैं? आपके चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो बेसिकली आपके जो परमाणु होता है उसका जो समस्त द्रव्यमान समस्त धनावेश है इसके केंद्र में से होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। बाकी स्थान रिक्त होता है, उन रिक्त स्थान में जो आपके इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। उन्होंने इसकी कल्पना किसके आधार पे की? हमारे सौर मंडल से की। जैसे कि सूर्य आपका कहां पर होता है? एकदम केंद्र में होता है। बेसिकली यदि हम बात करें जो आपका सौर मंडल है उसमें जो जितने भी ग्रहों की कक्षा है वो कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार है। तो उन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं के फोकस पे क्या होता है? सूर्य होता है। और उस सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह क्या लगाते हैं? इस प्रकार से परिक्रमा करते रहते हैं। इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। तो इन्होंने उसी की तुलना अपने मॉडल से कर दी, मतलब अपने मॉडल की तुलना इससे कर दी कि जैसे सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो किसके चारों चक्कर लगाते हैं? इस नाभिक के चारों क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब बेसिकली अब ये तो था इनका मॉडल, मतलब कि इन निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक का समस्त द्रव्यमान एवं धनावेशित भाग उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अतिरिक्त परमाणु का शेष भाग रिक्त होता है। उस रिक्त स्थान में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं? नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों सभी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। यही क्या था? आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। अब बेसिकली इसका दोष क्या था? सबसे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बेसिकली देखिए, इसका दोष यह था कि बेसिकली ये स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। किसकी व्याख्या नहीं कर पाया? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब कि परमाणु कि स्थायित्व वो स्थायी है कि नहीं उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। अब इसका कारण क्या है? देखिए, बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं? इस प्रकार से आपका चक्कर लगा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से आपका क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहे हैं। और लास्ट में जाके वो कहां पर मिल रहा है? आपका इस यहां पर मिल रहा है। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन रहता है वो इस प्रकार से नाभिक के चारों क्या लगाता है? चक्कर लगाता रहता है। अब बेसिकली देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा कब तक चक्कर लगा पाएगा? ऑब्वियस बात है, जब तक उसमें ऊर्जा निहित होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन के अंदर उसकी ऊर्जा निहित है तो इस प्रकार से क्या लगाएगा? वो चक्कर लगाएगा। इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में, सभी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा पाएंगे। लेकिन जैसे इसकी ऊर्जा खत्म हुई, मान लेते हो यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, उसकी ऊर्जा खत्म, तो वापिस वो क्या करेगा? यहीं पर आ जाएगा। ऐसे घूमते 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 वो सीधे यहां पर आ जाएगा। और कहां पर चले जाएगा? धनावेशित भाग में चले जाएगा, अर्थात केंद्र में चले जाएगा। और केंद्र में जैसे ही जाएगा, केंद्र में जैसे ही जाएगा तो वैसे ही जितने आपका जो परमाणु है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इन्होंने ये भी कहा, क्योंकि देखिए थॉमसन ने एक बात कह दी थी कि परमाणु में जितने भी धनावेश होते उतने ही ऋणावेश होते। तो इन्होंने भी अपने मॉडल में ये कहा कि जितने आपके धनावेश होंगे उतने क्या होते हैं? ऋणावेश होते हैं, मतलब कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि 5 प्रोटॉन हो तो 5 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, लेकिन जैसे उनकी ऊर्जा क्या हुई? समाप्त हुई। बेसिकली जैसे उनकी ऊर्जा समाप्त हुई तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? इस नाभिक में आ गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 प्रोटॉन, 5 प्लस और -5 कितना होता है? 0। तो बताइए, जो आपका परमाणु है वो तो उसका पूरी तरह से स्थायी
जो अस्तित्व है वो ही खत्म हो गया, इसलिए स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर आके गिर गया, आपके यहाँ पर आके गिर गया, और जैसे वहां पर आके गिर जाएगा क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, और जैसे गिर जाएगा तो आपका परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे इनका बड़ा दोष था कि किसकी व्याख्या नहीं कर पाए, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और इनका दूसरा दोष था विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाना। क्या नहीं कर पाना? विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या न कर पाना। विविक्त स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से मैं समझाऊं कि विविक्त स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सब पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस याद रखिए कि विविक्त स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए और स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं, इस प्रकार चक्कर लगाएंगे तो एक समय बाद तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खत्म आएगी तो आगे कहां पे गिर जाएंगे? नाभिक पे गिर जाएंगे, नाभिक पे जैसे गिर जाएंगे तो वैसे परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो इस प्रकार से ये था आपका रदरफोर्ड का मॉडल। सबसे पहले हमने प्रायोगिक व्यवस्था देखे जो उन्होंने किए थे, उसके बाद उन्होंने हम जो प्रेक्षण देखे वो देखे, उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो देखे, उसके बाद हमने उनका परमाणु मॉडल देखा, और फिर क्या देखे? सबसे बड़ा दोष देखे। तो इस प्रकार से हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी एक कमी थी, जैसे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमी थी, तो कौन सा मॉडल प्रस्तुत हुआ? रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कमी दिख चुकी है, तो अब किसका मॉडल प्रस्तुत होगा? अब आपका मॉडल प्रस्तुत होगा बोर का मॉडल। तो अब हम किसके मॉडल के बारे में अध्ययन करने वाले? बोर के मॉडल के बारे में अध्ययन करने वाले। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।